छात्रों, समकालीन भारत 2 भूगोल के अध्याय 3 जल संसाधन के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जल ही जीवन है। जितने भी जीवधारी हैं उनकी संरचना में पानी का एक बहुत बड़ा भाग है। मनुष्य की स्वयं की बनावट में 65% जो है पानी है। यही नहीं बल्कि उसकी संपूर्ण क्रियाओं में और उसके स्वयं के रखरखाव में जो है जल का महत्वपूर्ण योगदान है। और पानी की कमी जो है मनुष्य हो या पौधे हो उनको मृत्यु तक ले जाती है। जल एक नवीकरण संसाधन होने के बावजूद कई देशों और क्षेत्रों में निरंतर इसकी कमी होती जा रही है। तो आइए आज हम लोग जो है जल संसाधन के कुछ ऐसी विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पर हमें यह जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि जो है जल कितना महत्वपूर्ण है और उसका रखरखाव कैसे कर सकते हैं। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। अगला है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। इनके विषय में जानेंगे कि क्या इससे लाभ है और क्या हानि है। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण, हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, जल जो है आपका 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस के रूप में। और हमारे भूमंडल का लगभग 3/4 भूभाग जो है जल से घिरा हुआ है। अलवणीय जल क्या होता है? अलवणीय जल वह जल होता है जो पीने योग्य होता है, यानी कि उसमें खारापन नहीं होता है। तो ये जो पीने योग्य जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सतही अपवाह। तो सतही अपवाह में आपका जैसे नहर हो गई, झील हो गई, जलाशय हो गए और भौम जल, यानी कि भूगर्भ से जो है ये हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। अलवणीय जल जो है इसका जो नवीकरण और पुनर्भरण जो है किसके द्वारा होता है? जलीय चक्र के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास की एक रिपोर्ट आई 2013 में और उसमें कहा गया है कि 2025 तक विश्व के लगभग जो है 20 करोड़ लोग जो है जल की कमी का सामना करेंगे। ये जल की दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन, इसमें हम देखते हैं कि जल की कमी क्यों हो रही है। जैसे आपका बहुत अधिक जल का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। अत्यधिक जो है जल का प्रयोग किया जा रहा है और जल का असमान वितरण, ये जो है जल की कमी के कारण है। अब दुर्लभता देखेंगे क्यों बन रही है। इसके पीछे कारण है आपका बढ़ती जनसंख्या। इसमें आपका जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक, तो लोग क्या करेंगे? घरेलू उपकरणों में जो है के माध्यम से जल का दोहन करते हैं। और जब जनसंख्या बढ़ी गई है, ठीक है, तो अब उनको खाने के लिए चाहिए। तो खाने में क्या करेंगे? अधिक अनाज का उत्पादन करेंगे। जब अधिक अनाज का उत्पादन करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? अधिक सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक। और अगर वह क्षेत्र शुष्क है, यानी कि वहां पानी और कम मात्रा में उपलब्ध है, पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र है, तो वहां सिंचाई की आवश्यकता क्या होगी? और अधिक जो है सिंचाई हमें करनी पड़ेगी।
जल की बढ़ती मांग, दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि जल की जो डिमांड है वह बढ़ती चली जा रही है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। जल का असमान वितरण, इसमें देखते हैं कि जो अब किसान है वो क्या करता है, अपना निजी नलकूप लगवा लेता है, निजी कुएं खुदवा लेता है। तो उससे परिणाम क्या होता है, जो भौम जल स्तर है यानी कि पृथ्वी के नीचे का जो जल है वह जो है और नीचे होता चला जा रहा है, जिसके कारण से जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। स्वतंत्रता के बाद जो है बहुत तेजी से क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण भी हुआ। तो उद्योगों के लिए अब क्या था कि जल संसाधन की अधिक आवश्यकता पड़ी और इसी आवश्यकता के कारण जो है आपका वर्तमान समय में भारत में जो कुल विद्युत का लगभग उत्पादन है उसमें आपका 22% जो है भाग किसका है, जल विद्युत का है। आइए देखते हैं कि जल संसाधन है फिर भी दुर्लभता है। जल की जो है खराब गुणवत्ता, यानी कि जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है क्या है, अच्छी नहीं है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, तो क्या होता है कि जो घरेलू कचरा निकलता है या उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। रसायनों कीटनाशकों का उपयोग, वर्तमान समय में हम लोग जो है बहुत अधिक रसायनों या कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो है जल हमें स्वच्छ जो है नहीं मिल पा रहा है। कृषि में जो है अधिक उर्वरकता, यानी कि हमें अधिक उत्पादन करना है फसल का, तो अब जब अधिक उत्पादन करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, खादों का प्रयोग करेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे। तो उस उर्वरकता को बढ़ाने के लिए जब हम अधिक मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण भी जो है जो जल है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और जो अलवणीय जल है उसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, तो जल संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके। जल संरक्षण और इसको कुशल प्रबंधन के माध्यम से भी जो है जल का संरक्षण किया जा सकता है। जो जलाशय हैं उनको प्रदूषण से बचा करके जो है हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घरेलू कार्यों में जल का जो है बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि लोग जो है घरेलू जो गाड़ियां होती हैं उनको धुलाई में जो है बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो है वॉश बेसिनों में पानी बहुत बहाते हैं और अन्य कार्यों में जो है आप देखेंगे कि पानी जो है बहुत अधिक लोगों के द्वारा बर्बाद किया जाता है। जल की बर्बादी को रोकना, साथ ही साथ जो प्रदूषण हो रहा है जल, उसको भी जो है रोक करके जल का संरक्षण कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जल का जो है बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, इनमें जो है पानी अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो जल का स्तर है वो कम हो रहा है। साथ ही साथ जब हम अपशिष्ट अवशेष छोड़ते हैं तो वह पानी जो है जहरीला हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता है। तो इन सब को हम जो है संरक्षित करके एक उचित प्रबंधन करके जो है जल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्राचीन काल में अगर आप इतिहास पढ़ेंगे
तो बहुत सारे ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं जिससे जो है जल संरक्षण के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में आपका पत्थरों और मलबे से जो है बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहर जैसी जो है जलीय कृतियां बनाई जाती थीं। इलाहाबाद के पास एक श्रृंगवेरा स्थान है, वहाँ पर जो है जब गंगा नदी में बाढ़ आती थी तो उस बाढ़ के पानी का जल संग्रहण करने के लिए जो है वहाँ पर एक जलीय तटबंध बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत सारे बांध, झील और सिंचाई तंत्र का विकास हुआ। भोपाल में एक भोपाल झील है जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यह जल संसाधन का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली सल्तनत काल में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है कई शासकों के द्वारा जो है नहरों का निर्माण करवाया गया था। तो आइए देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो आइए देख लेते हैं इन पर जो बांध बनते हैं। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा क्या कहलाती है? बांध कहलाती है। तो ये जो बांध हैं आपके कुछ परंपरागत होते हैं और वर्तमान में जो बांध बनाए गए हैं उनका उद्देश्य देखिए, विद्युत उत्पादन। इन जो है बांधों से क्या किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। घरेलू और आपका औद्योगिक उपयोग भी जो है इन्हीं से किया जा रहा है। जल की आपूर्ति यानी कि जो पीने की लिए जल की आपूर्ति होती है इसी के माध्यम से की जाती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी जो है इनका निर्माण किया जा रहा है। मनोरंजन, आंतरिक नौका चालन, मत्स्य पालन का विकास करने के लिए, भूमि क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए, सिंचाई के कार्यों हेतु नहरों का निर्माण करके। चूंकि यह जो उद्देश्य हैं क्या हैं? बहुउद्देशीय हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। उदाहरण के रूप में देखते हैं सतलज ब्यास। इस पर जो है भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है और इसका जो उद्देश्य है वह है आपका जल विद्युत और सिंचाई। इसी तरह से महानदी पर जो है एक परियोजना है हीराकोट परियोजना, और यह आपका जो है कहाँ है, किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है आपका? विद्युत उत्पादन और सिंचाई। एक स्टील प्लांट है जिसका नाम है आपका राउरकेला। तो राउरकेला स्टील प्लांट को जो है विद्युत यहीं से जो है आपूर्ति की जाती है। इन बांधों को जो है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आइए देखते हैं कि बांध बनने से नुकसान क्या हुआ। इससे आपका नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है वो क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। जो इसका तल है वह आपका चट्टानी हो गया। नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव हैं इनके आवासों और भोजन में कमी आ गई। नदियों का टुकड़ों में बंटना, यानी कि जब नदियों में कई नहर बनाए जाएंगे तो सीधी सी बात है उसको अलग अलग बांट दिया जाएगा। वनस्पतियों और मिट्टियों का जो है अपघटन हुआ। जवाहरलाल नेहरू के समय जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ।
लेकिन कुछ समय पश्चात जो है, जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं थीं, इनका विरोध भी शुरू हो गया। जैसे आपका नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, कहाँ पर है आपका? गुजरात में। तो इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। तो यहाँ के लोगों का जो है जब विस्थापन हुआ तो इसके लिए जो है एक आंदोलन शुरू हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये गैर सरकारी संगठन के रूप में जो है आंदोलन हुआ। टिहरी बांध आंदोलन, ये आपका उत्तराखंड में है, इसका भी जो है जनता के द्वारा विरोध किया गया। कृष्णा गोदावरी, इस पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है कोयना पर बांध बनाया, तो जिसका विरोध जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि ये सब जो है कृष्णा गोदावरी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य थे। तो इससे क्या हुआ कि अब देखिए, जो जल था, ठीक बांधों से प्राप्त जल था, तो उस जल के लिए जो है भूमि मालिकों और जो भूमिहीन व्यक्ति थे, उनमें एक सामाजिक दूरी बन गई, क्योंकि जो बांध का उपयोग था अब वह जो है लोगों के संघर्ष का कारण भी बन गया। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आप मानचित्र में देख सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण, तो वर्षा ऋतु में जो है वर्षा जल को जो है भूमिगत टैंक अथवा टांकों में रखने को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। और यह जो वर्षा जल होता है, यह आपका अगली वर्षा तक संग्रहित करके रखा जाता है। प्राचीन काल में जलीय निर्माणों, जल संग्रह के ढांचों, वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के संग्रहण के तरीकों को विकसित किया गया था। जैसे आपका पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों क्या करते थे, गुल अथवा कुल जो है, ये आपका पश्चिमी हिमालय में ऐसी वाहिकाएं थीं कि नदी की धारा का रास्ता बदल करके जो है खेतों में सिंचाई करते थे। ये प्राचीन काल में जो है विकसित अवस्थाएं थीं। राजस्थान में आपका पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका काफी पहले से प्रचलित था। पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ में मैदान होते थे, तो उन्हीं से जो है खेतों की सिंचाई जो है बाढ़ जल वाहिकाओं के जो है माध्यम से की जाती थी। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में जो है वर्षा का जल किस तरह से संग्रहित किया जाता था, गड्ढे बना करके। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे जैसलमेर में आपका खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ में ये उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। जैसे आपका बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, बाड़मेर हो गया। तो यहाँ हर घर में जो है टांका अथवा टैंक रहता है। अब देखिए, आप जानिए कि टांका है क्या। तो जो टांका बनाया जाता है एक रूम जैसे होता है, तो ये आपका जो है मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। और साथ ही साथ जो है एक कमरा जैसे रहता है ये, तो इस पर जो
पानी आता है वो कहाँ से आता है? ढलवा छतें बनाई जाती हैं और वहां पर पाइप लगा दिया जाता है छत से, उसके द्वारा ये आपका नल के माध्यम से पानी नीचे आता है। और जो पहली वर्षा का जल होता है इसका संग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पहली बरसात का पानी है, ठीक है, तो छत में अशुद्धियां हो सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। इस वजह से जो है पहली वर्षा का जल संग्रहण टांका में नहीं किया जाता है। तो ये जो वर्षा का जल होता है इसको जो है वर्षा जल नाम से भी जाना जाता है। और यह जो संग्रहण पानी का होता है राजस्थान में के कुछ जिलों में, तो ये आपका अगली वर्षा तक, यानी कि जिस समय इसको इकट्ठा किया गया है तो अगले साल तक जो है इसको संग्रहित रखा जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अपने कमरों के बगल से बनवाते हैं, जिससे जो है उनको कमरों में ठंडक भी प्राप्त होती रहे। प्राकृतिक जल जो है शुद्धतम रूप होता है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। और यहाँ पर आपका छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप जानते होंगे, पहले चेरापूंजी था, ठीक, और वर्तमान समय में मासिनराम है। और ये भी जो है आपका कहाँ है? मेघालय राज्य में ही है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में जो है 2025 तक बड़ी मात्रा में जो है जल की कमी होगी। पश्चिमी राजस्थान में चूंकि अब जो है लोगों को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से 12 मासी जो है पीने का जल उपलब्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण जो है कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहर का पानी पसंद नहीं आता है और वह जो है छत वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें कमी आ चुकी है। मेघालय में आपका बांस के पाइप के द्वारा जो है नदियों और झरनों का जो जल है उसका संग्रहण किया जाता है। और यह जो है मेघालय में 200 सालों से जो है पुरानी पद्धति है। भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर हर घर में छत वर्षा संग्रहण ढांचा अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये मेरा आज का टॉपिक रहा, जल संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक जो है समकालीन भारत 2 यानी कि भूगोल के अध्याय 4 कृषि पे होगा। देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।